अमेरिका अभी तक ना युद्ध जीत पाया है, ना ही उसके हाथ वो 400 किलो यूरेनियम लगा जिसके पाने के लिए ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऐसा क्या होने वाला है 7 दिन बाद कि ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा? People who question how much longer this will take. Obviously, you know that they are having. Well, I did my I took the country out militarily. ईरान को धमकाते ट्रंप का खुद का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? 7 दिन बाद ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है क्या? ईरान के साथ अनलिमिटेड सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या चाल थी? कौन सा बड़ा राज खुल गया? ट्रंप के साथ ही कांड हो गया, ईरान को बर्बाद करने निकले ट्रंप की सारी पावर खत्म होने वाली क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान को धमकी पर धमकी देते डोनाल्ड ट्रंप अब सीजफायर पर सीजफायर बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में सब चक्कर में पड़ गए कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। आज इसका बड़ा राज खुल गया जिसके बारे में आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे ईरान को धमकाते ट्रंप का खुद का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं ट्रंप के पास। ऐसा क्या होने वाला है 7 दिन बाद कि ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा? अगर 7 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो ट्रंप के साथ क्या कांड हो जाएगा? क्या ट्रंप की सारी पावर खत्म होने वाली है? क्योंकि अभी तो ट्रंप ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे सारी पावर लेकर बैठे हैं। ट्रंप ने आज एक ऐसा दावा कर दिया जो किसी को हजम नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि ईरान हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, लेकिन अब ट्रंप ही नहीं चाहते कि हॉर्मुज खुले। अगर ऐसा ही है तो ट्रंप हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली ईरान की मॉस्किटो फ्लीट को खत्म क्यों करना चाहते हैं? ट्रंप ने यह ऑर्डर क्यों दे दिया कि ईरान की मॉस्किटो फ्लीट जहां भी दिख जाए उसको उड़ा दो, उस पर सवार सैनिकों को गोली मार दो? आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन ट्रंप के सामने कौन सा संकट आके खड़ा हो गया है? देखिए, फरवरी में जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला था तब कहा था कि ईरान को 4 हफ्ते में निपटा देंगे। लेकिन ये सब देखते देखते करते करते युद्ध के 56 दिन तो बीत चुके हैं। अमेरिका को अब तक वो हासिल नहीं हो सका जिसके लिए वो ईरान को जलाने निकला। और पहले तो यही नहीं पता कि जलाने निकला क्यों था। मतलब अमेरिका अभी तक ना युद्ध जीत पाया है, ना ही उसके हाथ वो 400 किलो यूरेनियम लगा जिसके पाने के लिए ट्रंप पूरी ताकत लगा रहे हैं। और अब लग रहा है कि ट्रंप ईरान में से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और युद्ध को बीच में ही छोड़कर ट्रंप को सेना वापस बुलानी पड़ेगी। सोचिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो ट्रंप की कितनी भद पिटेगी। ट्रंप के सामने यह नौबत अमेरिका के कानून की वजह से आने वाली है जिसका नाम है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन। इस कानून के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोला था और इस हमले की जानकारी ट्रंप ने 2 मार्च को संसद को दी थी। इस हिसाब से 1 मई को युद्ध के 60 दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए ट्रंप के लिए 1 मई की तारीख बहुत अहम हो गई। एक तरफ ट्रंप पर जंग जारी रखने का दबाव है, दूसरी तरफ 1 मई की कानूनी डेडलाइन है। अगर ट्रंप को 1 मई से पहले अमेरिकी संसद से युद्ध जारी रखने की मंजूरी नहीं मिली तो उनकी फजीहत होगी। ट्रंप को हर हाल में ईरान से सेना वापस बुलानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका में 1973 में युद्ध को लेकर वॉर पावर्स रेजोल्यूशन नाम का एक कानून पारित हुआ था। इस कानून के मुताबिक राष्ट्रपति संसद यानी कांग्रेस की मंजूरी के बिना 60 दिन तक ही अपनी सेना को युद्ध में रख सकते हैं। अगर उन्हें इससे ज्यादा समय तक सेना को युद्ध में झोंके रखना है तो संसद से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऐसे में अब ट्रंप के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि वो संसद से युद्ध जारी रखने की मंजूरी लें 1 मई को, और दूसरा रास्ता यह कि वो युद्ध खत्म करें और अपनी सेना वापस बुला लें। अभी तक ट्रंप की पार्टी के सभी सांसद एकजुट होकर युद्ध का समर्थन कर रहे थे, लेकिन अब कुछ सांसदों के सुर बदलने लगे। यूटा के सीनेटर जॉन कर्टिस ने साफ कह दिया है कि 60 दिनों के बाद वो बिना संसदीय मंजूरी के सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेंगे। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मास्ट ने भी चेतावनी दी है कि 1 मई के बाद वोटिंग का समीकरण बदल सकता है। और यही ट्रंप के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभी तक ट्रंप मनमाने तरीके से फैसले ले रहे थे। अगर अमेरिकी संसद ने युद्ध की मंजूरी नहीं दी तो ट्रंप को 1 महीने के अंदर सेना को वापस बुलाना पड़ेगा, और इस 1 महीने में अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने की परमिशन नहीं होगी। यानी ये 30 दिनों का टाइम सिर्फ सेना के पैकअप के लिए होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं 1 मई आने में। इसलिए ट्रंप ने बड़ी चालाकी से अनलिमिटेड टाइम के लिए सीजफायर का ऐलान किया ताकि उन्हें अमेरिकी संसद में दोबारा अपील करने के लिए पूरा वक्त मिल जाए। सुनिए सीजफायर के बारे में ट्रंप ने खुद क्या कहा है। What do you say to the American people who question how much longer this will take? Obviously, you know that they are having. Well, I did my I took the country out militarily. यानी ट्रंप ने जो सीजफायर बढ़ाया उसकी 3 वजह मानी जा रही है। पहली वजह यह कि ट्रंप के सामने अमेरिकी कानून की मजबूरी है, जो अभी आपको बताया। दूसरी वजह अमेरिका में 6 महीने बाद यानी नवंबर में होने वाला मिड टर्म चुनाव है। ट्रंप के लिए इस चुनाव में जीतना बहुत जरूरी है। अभी ये देखिए कि अमेरिका में जो माहौल है वो ट्रंप के फेवर में तो दिख नहीं रहा, क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में जबरदस्त गिरावट आ चुकी है। हालिया सर्वे में ट्रंप की रेटिंग करीब 35% हो गई, जो उनके लिए बड़ा झटका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका के लोग पहले से ही किसी युद्ध के खिलाफ थे।
ट्रंप ने भी चुनाव में यही लॉलीपॉप दिया था कि वो कोई नया युद्ध शुरू नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। इसलिए अमेरिका का एक तबका ट्रंप से बेहद नाराज है और ये नाराजगी मिड टर्म के चुनाव में ट्रंप के खिलाफ जा सकती है। ऊपर से हुआ यह कि ईरान पर हमला बोलने की वजह से आम अमेरिकियों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। अमेरिका में तेल गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, तो ये सब अलग ट्रंप के लिए एक चुनौती बना हुआ है। तो 6 महीने के बाद का संकट है, सो अलग। ट्रंप ईरान पर डील करने के लिए दम भर दबाव डाल रहे हैं, सीजफायर बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने जो सीजफायर किया है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ट्रंप जो है वो ये जानते हैं कि अगर ये सीजफायर चलता रहा तो वो संसद को ये भी कह सकते हैं कि भाई देखो, 1 महीना तो पूरा 60 दिन तो पूरा युद्ध चला नहीं, बीच में तो युद्ध रुक गया, तो वो 60 दिन हुए नहीं है, इसलिए मुझे संसद से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां नंबर उनके साथ है नहीं। और ऐसा काम बराक ओबामा एक बार कर चुके हैं। तो वहीं से डोनाल्ड ट्रंप ने शायद क्लू लिया है और इसीलिए जानबूझ के सीजफायर किया है कि एक कंटिन्यूटी में 60 दिन न दिखे युद्ध का, फिर बिना संसद के काम चलाएंगे। तो बहुत अभी इसमें पेंच है। इधर मोदी उधर अमित शाह, दोनों ने आज वो दावा ठोक दिया जो ममता को परेशान कर देगा। क्या बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के पहले क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। बंगाल में पहले चरण में बंपर वोटिंग को बीजेपी और टीएमसी अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है, जब 142 सीटों के लिए मतदान होगा, और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन से बंगाल में, अमित शाह लगातार वहां चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। पहले दौर की बंपर वोटिंग के बाद अब बयानों और दावों का दौर शुरू हो गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले दौर में बीजेपी 110 सीट जीत रही है। टीएमसी दावा कर रही है, क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले दौर में टीएमसी 125 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यानी सब अपना अपना कैलकुलेशन लगाकर बैठे। पहले दौर में बढ़त का दावा ठोका जा रहा है। इन सब के बीच दूसरे दौर की वोटिंग के लिए भी तैयारी तेज हो गई। पीएम मोदी ने आज हुगली नदी में नौका विहार किया। अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लगातार चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं, यानी बंगाल का घमासान और तेज हो गया है। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जीत के बाद दिल्ली को टारगेट करने की बातें कहने लगी। कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी का विनाश तय है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई। कुल मिलाकर पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद बंगाल में बंपर एक्शन देखने को मिल रहा है। बंगाल चुनाव से जुड़ी एक एक खबर आपको बताऊंगा, किसका दावा कितना सच्चा, इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले एक झलक देखिए। सौ 52 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি हटाते হবে। टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई। बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। देखिए, पहले राउंड की बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा दावा ठोक दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो पहले राउंड में 152 सीटों पर वोट पड़े हैं, उसमें से 110 से ज्यादा सीटें जीतने वाली, बंगाल से दीदी जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। अमित शाह दावा ठोक रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ठोक रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है।
कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है।